हेमा, बाहर देखो, आग! हमारे खेत जल रहे हैं। भगवान के लिए कुछ करिए जी, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी साल भर की मेहनत पल भर में मिट जाएगी। श्यामू और हेमा ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की। श्यामू एक साधारण किसान है जो एक छोटे से घर में अपनी पत्नी हेमा और बेटे गोलू के साथ रहता था। वह दिन भर खेतों में पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी मेहनत ने उसे बड़ी आटे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचाया था। यह खबर जैसे ही गांव में फैली, श्यामू का नाम हर जुबान पर था। पर एक जगह उसकी सफलता की यह चर्चा जलन के बीज बो रही थी उसके पड़ोसी गुड्डू के दिल में। देखो सोनू बेटा, यह कॉन्ट्रैक्ट हमारी जिंदगी बदल सकता है। अब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी माँ हेमा की सोने के गहने लेने की चिंता खत्म हो जाएगी। भगवान हमें हमारी मेहनत का फल दे रहे हैं, बस हमें इसे इसी तरह संभाल कर रखना होगा। मैंने सुना है कि लक्ष्मी जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। श्यामू के घर की खुशियों के ठीक विपरीत गुड्डू का घर गुस्से और जलन से भरा था। उसने श्यामू की तरक्की को अपनी हार मान लिया। देखा रज्जो, वह श्यामू कैसे गांव में इतराता घूम रहा है, जैसे उसकी मेहनत से पूरी दुनिया चलती है। फेंकू कहीं का। आप क्यों उसकी इतनी चिंता करते हो जी? अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते? अगर हम इसी तरह दूसरों की सफलता देखकर जलने लगे तो खुद सफल होने के लिए समय कैसे निकालेंगे? तुम समझती नहीं हो रज्जो, जब तक वह श्यामू बर्बाद नहीं हो जाता हमें सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि वह भी गेहूं उगाता है और मैं भी। इसलिए उसे बर्बाद किए बगैर मैं चैन से नहीं बैठ सकता। जलन ने गुड्डू के मन में कुटिलता का बीज बो दिया। उसने श्यामू की बर्बादी की योजना बनाई। कुछ ही दिनों बाद श्यामू का जन्मदिन था। गुड्डू ने मौके का फायदा उठाने की ठानी। जन्मदिन की बधाई हो श्यामू भाई। यह कीटनाशक तुम्हारे खेतों के लिए है। इसे अपने खेतों में डालना, तुम्हारी फसलें और भी अच्छी होंगी। मेरा विश्वास करो। धन्यवाद गुड्डू भाई, तुम मेरे प्रतिद्वंदी होने के बाद भी मेरे भलाई के बारे में इतना सोचते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तभी श्यामू के सो जाने के बाद रात में गुड्डू ने चुपके से कीटनाशक की बोतल में पेट्रोल भर दिया। उसकी साजिश अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी। अगले दिन सुबह हेमा श्यामू से बोली, सुनिए जी, आज खेतों में यह नया कीटनाशक डाल दीजिएगा जो गुड्डू भैया ने आपको कल दी थी। देखते हैं इसका क्या असर होता है। अगर उनका कहा सच हुआ तो हमारा सारा खेत गेहूं से सराबोर हो जाएगा। हाँ हेमा, गुड्डू ने तो कहा है कि यह बहुत असरदार है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्यामू ने पूरे खेत में कीटनाशक समझकर वह पेट्रोल छिड़क दिया। तभी दोपहर होते होते उसकी सारी फसलें मुरझाने लगी। श्यामू को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। वह दौड़कर हेमा के पास गया। अरे सुनो भाग्यवान, तुमने मुझे सुबह कीटनाशक की ही शीशी दी थी ना? उसे डालते ही हमारी सारी फसल बिल्कुल मुरझा गई है। हाँ जी, मैंने तो कीटनाशक की शीशी ही दी थी। वहीं दूसरी ओर गुड्डू अपनी पत्नी रज्जो से खिलखिलाते हुए बोलता है, अब असली खेल शुरू होगा रज्जो। कुछ ही देर में उस श्यामू के खेत में लहलहाती गेहूं की फसल झलकर राख बन जाएगी। बस एक चिंगारी चाहिए। आप ये सब क्यों कर रहे हैं जी? इतना भी जलन ठीक नहीं। श्यामू हमारा पड़ोसी है। अब तुम मुझे सही गलत का पाठ मत पढ़ाओ, समझी? श्यामू के बर्बादी के नींव के ऊपर ही मेरा, तुम्हारा और हमारे बेटे के अमीरी भरे जीवन का भवन बनेगा। तभी रात होते ही चुपके से गुड्डू ने जलता हुआ कोयला श्यामू के सूख चुके खेत में फेंक दिया। देखते ही देखते आग फैलने लगी और हवा के तेज झोंकों ने आग को और बढ़ा दिया, जिससे श्यामू के फसल के साथ साथ
आसपास के सभी किसानों की फसल जलकर राख हो जाती है। हेमा, बाहर देखो, आग! हमारे खेत जल रहे हैं। भगवान के लिए कुछ करिए जी, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी साल भर की मेहनत पल भर में मिट जाएगी। श्यामू और हेमा ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि कोई कुछ नहीं कर सका। सुबह होते होते पूरा गांव तबाही का मंजर देख रहा था। अगले दिन पंचायत बैठती है, जहां मुखिया बोलता है, यह सब कैसे हुआ? किसकी लापरवाही थी? श्यामू के खेत से आग शुरू हुई थी मुखिया जी। जरूर उसने कुछ गलत किया होगा। हाँ, तुमने सही कहा भाई। मुझे कल श्यामू की खेतों से पेट्रोल की गंध भी आ रही थी। जरूर उसने कोई गलत कीटनाशक डाला होगा। गांव वालों की उंगलियां श्यामू की तरफ उठने लगी। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुखिया ने सख्त फैसला लिया और चीखते हुए बोला, श्यामू, तुम्हारी लापरवाही ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। तुम्हें इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। तुम्हारे जमीन और घर की नीलामी होगी। मुखिया जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यह कोई साजिश है। कृपया मुझे खुद को सही साबित करने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। तुम अगर खुद को सही साबित भी कर लोगे, फिर भी निर्दोष गांव वाले के खेत वापस नहीं आने वाले। इसलिए तुम्हें वक्त नहीं, बल्कि दंड मिलेगा। इस नुकसान के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। श्यामू की सारी कोशिशें बेकार गईं और उसके ऊपर भयंकर जुर्माना लगाया गया, जिसमें उसका घर बार जमीन आदि सब बिक गए। और वह जो कभी उसकी मेहनत और गर्व का प्रतीक थे, अब दूसरों की संपत्ति बन गए थे। अब हमारा क्या होगा जी? कहाँ जाएंगे हम? हेमा, धैर्य रखो। अभी सब खत्म नहीं हुआ। मैं हार नहीं मानूंगा और फिर से नई शुरुआत करूंगा। लेकिन शुरुआत का यह वादा आसान नहीं था। श्यामू, हेमा और अपने दोनों बच्चों के साथ फुटपाथ पर रहने लगा, जहां भूख, बेबसी और तिरस्कार ने उनकी जिंदगी को घेर लिया। सुनिए जी, मुझे और हमारे बच्चों को बहुत तेज भूख लगी है। खाना कब मिलेगा? थोड़ा इंतजार करो भाग्यवान, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मेरा कहाँ मानिए, अब हमें यह गांव छोड़ देना चाहिए, जहां न खाने का ठिकाना हो, न रहने का, और सारे लोग आपको अपराधी समझते हो। वहां ज्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं। नहीं भाग्यवान, जिस गांव ने हमें बचपन से अब तक पाला पोसा, थोड़ी सी मुसीबत पड़ने पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। वैसे भी अगर हम यह गांव छोड़कर भाग गए तो लोगों को पक्का विश्वास हो जाएगा कि उनके खेतों को मैंने ही जलाया है। यह सुन हेमा बहुत नाराज होती है और तुनकते हुए वहां से चली जाती है। तभी गुड्डू के घर के सामने से गुजरते हुए वह नशे में धुत गुड्डू को अपनी पत्नी रज्जो से वह बात करते हुए सुन लेती है कि कैसे एक षड्यंत्र के तहत श्यामू के खेतों को जलाकर गुड्डू ने श्यामू को बर्बाद किया है। क्या खेला खेला रज्जो, श्यामू की फसलें जला दी और अब वो सड़क पर है। उसके वो मासूम बच्चे, हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपको डर नहीं लगता? अगर यह सच्चाई सामने आ गई तो? कौन सामने लाएगा? पूरे गांव ने श्यामू को ही दोषी ठहराया है। वो बेचारा अब कुछ भी नहीं कर सकता। यह सुन हेमा का खून खौल उठा। उसने अपने बच्चों और पति की बेबसी का कारण समझ लिया। वह चुपचाप वहां से हट गई, लेकिन अब उसके मन में बदला लेने की आग जल चुकी थी। यह तुमने अच्छा नहीं किया गुड्डू। मैं इस अन्याय का बदला तुमसे जरूर लूंगी, वह भी सूद समेत। हेमा ने चुपके से गुड्डू के एक गाय का अपहरण कर किसी घने जंगल में छोड़ देती है और उसकी जगह किसी जंगली पशु की हड्डियां गुड्डू के घर में डाल देती है और सुबह सारे गांव वाले और मुखिया से कहती है कि गुड्डू कल शराब के नशे में गाय को मारकर खा गया। आप लोगों ने सुना? कल गुड्डू ने शराब के नशे में अपनी गाय को मार डाला है। मैंने अपनी आँखों से उसके घर के पास हड्डियां देखी हैं। क्या? यह कैसे हो सकता है? गाय को मारना तो पाप है। चलो चलकर मुखिया जी को बताते हैं। यह गोहत्या का मामला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं।
गांव वाले गुड्डू के घर पहुंचे। वहां हड्डियां देखकर वे गुस्से में आ गए। उन्होंने मुखिया को बुलाया। गुड्डू, ये क्या किया तुमने? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। नहीं मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। मुझे नहीं पता ये हड्डियां किसकी है। रज्जो की कसम खाकर कहता हूँ। झूठ? तो ये हड्डियां तुम्हारे घर में कैसे आईं? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं गुड्डू भैया। सच कबूल करो और सबको बता दो कि तुम गो हत्यारे हो। मुखिया ने गोहत्या करने के जुर्म में गुड्डू पर भारी जुर्माना लगा दिया। गुड्डू की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। जुर्माना भरने के लिए उसे अपनी जमीन और कुछ कीमती सामान बेचना पड़ा। सुनिए जी, अब क्या होगा? हम बर्बाद हो गए। मैंने जो किया उसका नतीजा भुगत रहा हूँ, लेकिन ये सब कैसे हुआ? तभी गुड्डू का बेटा सोनू बीमार हो गया। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना दो ना। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। मेरे शरीर में अब थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची है। मुझे लगता है मैं भूख से मरने वाला हूँ। हिम्मत रख बेटा, तेरे पापा आने ही वाला है। वह जरूर आज हमारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आएंगे। आप रोज ऐसा कहती हो माँ, लेकिन पापा हर बार खाली हाथ ही लौट आते हैं। अब मुझसे यह भूख और बीमारी और बर्दाश्त नहीं होता। मैं जा रहा हूँ, आप दोनों को छोड़कर। अलविदा। गरीबी के कारण गुड्डू सोनू का इलाज नहीं करवा सका और उसने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। यह क्षण गुड्डू और रज्जो के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सोनू बेटा, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? अभी तेरी उम्र ही क्या थी? मात्र 10 वर्ष। वापस लौटा बेटा। देख, तेरी माँ की कितनी बुरी हालत है। अब उसे केवल तू ही ठीक कर सकता है बेटा। ये सब हमारी ही गलती का नतीजा है। न हम श्यामू के लिए बर्बादी का गड्ढा खोदते, न उसमें मेरा बेटे की जीवन की बलि चढ़ती। मैंने अपनी जलन में ये क्या कर दिया रज्जो? श्यामू के बच्चों की भूख और हमारी खुद की तबाही, इसका जिम्मेदार केवल मैं हूँ। सोनू की मृत्यु के बाद गुड्डू और रज्जो पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी आत्मा अपराध बोध से घिरी हुई थी। एक दिन गांव के जंगल में शिव मंदिर में घंटियों की आवाज के बीच गुड्डू ने एक निर्णय लिया। उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना था। सुनो श्यामू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब क्या नया खेल खेल रहे हो गुड्डू? मेरे पास खोने के लिए और कुछ नहीं बचा। मुझे माफ कर दो श्यामू। मैंने तुम्हारी फसलें जलाई, तुम्हारा जीवन बर्बाद किया। मेरे लालच और जलन ने हम दोनों को बर्बाद कर इस भयंकर गरीबी में ढकेल दिया। माफी? क्या माफी से मेरी जमीन, मेरी फसलें और मेरे बेटे का बचपन लौट आएगा? गुड्डू बोलो। गुड्डू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने श्यामू के पैरों में गिरकर माफी मांगी। हेमा ने यह सब देखा, लेकिन श्यामू के चेहरे पर गुस्सा अब भी साफ था। सुनिए जी, गुड्डू भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है। भगवान ने उसे सजा दी है। अगर वह मदद करना चाहता है तो उसे एक मौका देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर तुमने फिर से कोई चालाकी की तो इस बार माफी नहीं मिलेगी। नहीं श्यामू, इस बार ऐसा मैं सपने में भी नहीं करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब से हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस समझौते के साथ एक नई शुरुआत की नींव रखी गई। श्यामू और गुड्डू ने मिलकर गांव के जंगल में पास पड़ी सबसे बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने का फैसला किया और उसमें उसका साथ गुड्डू की गाय दे रही थी। यह देख गुड्डू कुछ सोचकर मुस्कुरा देता है। अच्छा, तो मेरी गाय यहाँ है। तुम्हारी पत्नी हेमा तो सच में बहुत बुद्धिमान है श्यामू। मेरे जैसे चालाक व्यक्ति को भी सरलता से पटखनी दे दी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद बंजर जमीन पर पहली बार हरी फसलें लहलाने लगी। गांव वाले जो पहले श्यामू को दोषी मानते थे, अब उसकी मेहनत और धैर्य की तारीफ करने लगे। उन्हें वह कॉन्ट्रैक्ट भी वापस मिल गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं,
बल्कि एक संदेश था कि माफी और मेहनत से कोई भी संघर्ष जीता जा सकता है। अगले दिन वह अपने ढेर सारे वकील और पुलिस मित्रों को लेकर वन के रमाकांत के पास जाता है। आप लोग कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? क्या किसी ने कोई अपराध किया है? हाँ, अपराध किया गया है। कौन सा अपराध? दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा करने का अपराध। कब्जा? किसने किया कब्जा? किसकी जमीन पर? डिबरी नामक गांव में रमाकांत नामक एक गरीब बेरोजगार लड़का अपनी बूढ़ी माता कलावती और बूढ़े पिता गजेंद्र के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके बूढ़े माता पिता चाहते थे कि रमाकांत शहर में जाकर कोई नौकरी करे और खूब पैसे कमाए। रमाकांत बेटा, आखिरकार कब तक तू इस पिछड़े गांव में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहेगा? अब गांव में कुछ भी नहीं रहा बेटा, जो भी है शहर में है। इसलिए जा बेटा, शहर में जाकर अपना भविष्य बना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ पिताजी, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं इसी गांव में रहकर कुछ कमाल जरूर करूंगा। वैसे भी अगर मैं आपको छोड़कर चला गया तो आपकी देखभाल कौन करेगा? रमाकांत को किसी की नौकरी करनी पसंद नहीं थी। वह नौकरी से ज्यादा अपने खुद के बिजनेस को महत्व देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और शादी होने के बाद रमाकांत पर जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई। बूढ़े पिता रमाकांत से बोले, रमाकांत बेटा, अब तेरी शादी भी हो गई है, कुछ दिन बाद तेरे बाल बच्चे भी हो जाएंगे। अब इस पिछड़े गांव का मोह छोड़ दे बेटा और शहर जाकर कोई ढंग की नौकरी खोज। अगर तूने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। रमाकांत दुख भरे स्वर में बोला, नहीं पिताजी, आप मेरे प्यारे गांव डिबरी को छोड़ने को मत कहिए। ये गांव भले ही निर्जीव हो, लेकिन ये मेरे दिल के इतने ही करीब है जितना कि आप दोनों। इसने ही तो जीवन भर हमारा पेट पाला है। क्या थोड़े से पैसों के लालच में हम इसे छोड़ देंगे? रमाकांत बेटा, तो तू ही बता, अब तू क्या करेगा? पैसे कैसे कमाएगा? बिना पैसों के जीवन का गुजारा कैसे होगा? एक तू ही तो हम बूढ़े माँ बाप का सहारा है, और हमारे बारे में नहीं तो कम से कम अपनी नवविवाहिता पत्नी के बारे में तो सोच। सजने संवरने की उम्र में तू क्यों उससे गांव की धूल फुकवा रहा है? तुम चिंता मत करो माँ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर खोज निकालूंगा। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ, अगर 2 दिनों में सफलता हाथ नहीं लगी तो मैं किसी नौकरी की तलाश में शहर के लिए निकल पड़ूंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। रमाकांत निराश होकर वहाँ से चला जाता है और गांव भर में भटकता रहता है। हे भगवान, मैं क्यों अपने माता पिता का एकलौता बेटा हूँ? घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर टूट पड़ी है। अब मुझे शहर जाकर किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। यह नौकरी किसी की गुलामी नहीं तो और क्या है। ना जाने यह बुरे दिन कब बीतेंगे। रमाकांत बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था, तभी उसे एक साधु रोते हुए दिखता है। वह उसके पास जाकर बोलता है, क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, मैंने अनेकों पुण्य कर्म कर कर अपने इस जादुई गुल्लक में ढेर सारे जादुई सोने के सिक्के जमा किए थे। 100 सिक्के पूरे होते ही मुझे भगवान के दर्शन होते। लेकिन क्या बाबा, आज नदी में स्नान करते वक्त न जाने मेरे सभी जादुई सोने के सिक्के कहाँ चले गए जो मैंने अपने अंटी में बांधा था। क्या वह सभी सोने के सिक्के पुण्य कर्म करने से प्राप्त होते हैं बाबा? हाँ बेटा, एक महान पुण्य कर्म करने पर एक सोने के सिक्के जादुई गुल्लक में आ जाते हैं। इस तरह जिसके जितने ज्यादा पुण्य कर्म होंगे वह उतने ही ज्यादा सोने के सिक्के इकट्ठा कर सकता है। यह उसके ऊपर है कि वह 100 सिक्के इकट्ठा कर भगवान के दर्शन करता है या फिर उसे बेचकर अपनी सांसारिक जरूरतों को पूरा करता है। रमाकांत कुछ सोचकर चहकते हुए बोलता है, क्या आप वह जादुई गुल्लक मुझे दे सकते हैं बाबा? मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसमें 100 सिक्के जमा कर मैं आपको दे दूंगा और बाकी के सिक्कों को बेचकर अपने माता पिता और बीबी की हर इच्छा को पूरी करूंगा। साधु वह गुल्लक रमाकांत को दे देता है, जिसे पाकर रमाकांत बहुत खुश होता है और पुण्य अर्जित करने के मिशन पर निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर डिबरी गांव के पीछे वाले जंगल पर पड़ी, जो पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी और सारे पशु पक्षी भूख प्यास से मरे हुए थे। मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे गांव। अपने घर के उथल पुथल में मैं इतना उलझा हुआ था कि तुम्हारे सुंदरता के पीछे छिपे इस जख्म को देख ही नहीं पाया। रमाकांत एक छेनी हथौड़ी और फावड़ा उठाता है
और उस बंजर जमीन को समतल कर उसकी निराई गुड़ाई आदि करता है और उसके अंदर ढेर सारे पेड़ पौधे के बीज बो देता है। धीरे धीरे कई साल हो जाते हैं और वह सभी पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं। एक दिन अरे यार, पेड़ पौधों की देखभाल में मैं इतना व्यस्त था कि उस गुल्लक को देख ही नहीं पाया जो उस साधु ने मुझे दिए थे। आज देखता हूँ उसमें कितने पैसे जमा हुए। रमाकांत जैसे ही अपना वह गुल्लक फोड़ता है, वह देखता है कि उसमें 100 सोने के सिक्के जमा हो गए थे, जिसे देख वह बहुत खुश होता है और वह सारा सोने का सिक्का साधु को दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैंने सोचा था कि 100 सिक्के देखकर तुम्हारे मन में लालच आ जाएगा और तुम उसे मुझे नहीं दोगे, लेकिन मैं गलत था। तभी साधु उन सिक्कों को अपने हाथों पर रखकर जैसे ही आंख बंद करता है, उसे भगवान के दर्शन होते हैं और उसके साथ साथ रमाकांत को भी भगवान के दर्शन होते हैं। देखा बेटा, तुम्हारी नेक नियति और मेहनत के कारण भगवान ने तुमसे बिना कोई शुल्क लिए ही तुम्हें अपना दर्शन दे दिया। भगवान के दर्शन पाकर रमाकांत बहुत खुश होता है और तन मन धन से डिबरी गांव और जंगल की देखभाल करने लगता है। तभी एक बार शहर के एक बड़े व्यापारी हुकुम सिंह की नजर फल फूलों से लदे हुए इस सुंदर वन की तरफ पड़ी। वह चहकते हुए बोला, आहा, कितना सुंदर वन है। अगर मैं इस खूबसूरत वन का मालिक बन जाऊं तो अभी लखपति से सीधे करोड़पति बन जाऊं। तभी उसकी नजर वहां से गुजरते हुए रमाकांत के पिता पर पड़ी। वह बोला, सुनो मित्र, तुम्हारे इस खूबसूरत डिबरी जंगल का मालिक कौन है? मैं इस जंगल को खरीदना चाहता हूँ। गजेंद्र ने उस व्यापारी को शक की नजर से देखा और बोला, इस जंगल का असली मालिक कौन है ये हम भी नहीं जानते साहब। हम सभी तो वर्षों से इस वन में रह रहे हैं, इसलिए इस वन पर हम सभी का अधिकार है। क्या तुम्हारे पास इस जंगल की रजिस्ट्री है? फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम लोग इस वन के मालिक हो? तुम लोगों ने तो वन पर कब्जा किया है। गजेंद्र घबराते हुए बोला, नहीं बाबू साहब, ये डिबरी जंगल तो हमारा ही है। आप एक काम करिए, मेरे बेटे रमाकांत से इसके बारे में पूछ लीजिए। ठीक है, तुम जाओ, अब तुम्हारे बेटे से ही बात होगी। गजेंद्र चला जाता है और हुकुम सिंह मन ही मन सोचता है, आहा, क्या बात है। इस जमीन के लिए तो मुझे अब कुछ मेहनत मशक्कत करने की भी जरूरत नहीं। मैं अपने वकील और पुलिस मित्रों को थोड़े पैसे देकर उनकी सहायता से यह जमीन मुफ्त में ही प्राप्त कर सकता हूँ। कल अपने दलबल के साथ आऊंगा, यह सोचकर हुकुम सिंह अपने घर चला जाता है। अगले दिन वह अपने ढेर सारे वकील और पुलिस मित्रों को लेकर वन के रमाकांत के पास जाता है। आप लोग कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? क्या किसी ने कोई अपराध किया है? हाँ, अपराध किया गया है। कौन सा अपराध? दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा करने का अपराध। कब्जा? किसने किया कब्जा? किसकी जमीन पर? तुम गांव वासियों ने किया है कब्जा सरकार की जंगली जमीन पर। ये बताओ, इस जंगल में जो तुम लोग रहने लग रहे हो, क्या इसका मालिकाना हक तुम लोगों के पास है? इस जंगल का असली मालिक कौन है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम सभी लोग इस जंगल में वर्षों से रहते आ रहे हैं और इस जंगल की देखभाल भी हम ही करते हैं। इसलिए इस जंगल पर हम सभी का समान अधिकार है। मालिकाना हक कागज से साबित होता है, तुम्हारे बकवास से नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इसको और इसके अनपढ़ माता पिता को पकड़कर जेल में डाल दीजिए। इंस्पेक्टर सभी को पकड़कर जेल में डाल देता है। अगले दिन जेल में हुकुम सिंह आता है और रमाकांत से बोलता है, सुनो रमाकांत, अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोगों को अभी जेल से बाहर निकलवा सकता हूँ। वो कैसे हुकुम सिंह? तुम इस जंगल की आधी जमीन मुझे दे दो, आधी में तुम सभी लोग रहना। बोलो, मंजूर है? रमाकांत गुस्से से चीखते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपना ये प्यारा जंगल मैं तुम जैसे लालची लोगों को नहीं दूंगा। तुम अपने फायदे के लिए उसे बर्बाद कर दोगे। हुकुम सिंह जोर जोर से हंसते हुए बोला, फिर सरते रहो जिंदगी भर जेल में। मैंने तो तुम पर दया दिखाकर आधा जंगल देने को बोला था। मैं चाहता तो इस जंगल पर तुम्हारे तरह कब्जा भी कर सकता था। ओह, मैं तो भूल गया, मैंने तो कब्जा कर भी लिया है।
अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास उस जमीन के मालिक होने का प्रमाण ही कहाँ है? रमाकांत हुकुम सिंह की बात सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उदास होकर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी रजनी आई। सभी उसे देखकर चौंक पड़े। अरे रजनी, तुम यहाँ अपने मायके से कब आई? वह सब छोड़िए जी, ये बताइए कि आप लोग इस जेल में कैसे पहुंच गए? रमाकांत ने सारी आप बीती कह सुनाई। रजनी हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात, मामले को कोर्ट में जाने दे। मैं जज साहब के सामने हमारे डिबरी जंगल का असली मालिक को प्रस्तुत कर दूंगी। रमाकांत रजनी के दावे से सोच में पड़ जाता है। अगले दिन वह अपने माता पिता के साथ कोर्ट में हाजिर होता है। केस शुरू होता है। हुकुम सिंह का वकील एक से बढ़कर एक दलीलें जज को देते जाता है, जिसे सुनकर रमाकांत के परिवार में हलचल मच जाती है। उन्हें अपना प्यारा डिबरी जंगल अपने हाथ से जाता हुआ प्रतीत होता है। तभी जज साहब रमाकांत से जंगल के मालिकाना हद का प्रमाण मंगाते हैं। बताओ रमाकांत, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वह डिबरी जंगल तुम्हारा ही है? रमाकांत घबराते हुए बोला, वो जज साहब, प्रमाण तो नहीं। तभी रजनी ने रमाकांत को बीच में रोकते हुए बोला, मैं लाती हूँ प्रमाण जज साहब। तभी रजनी व्हीलचेयर पर एक 150 वर्ष के अत्यंत वृद्ध साधु को लाती है। जज साहब, ये वही साधु महाराज है जो आज से कई साल पहले हमारे गांव में रहते थे। ये सुनाएंगे आपको उस बंजर डिबरी जंगल की कहानी, जिसे मेरे पति रमाकांत ने अपनी मेहनत से सींचकर हरे भरे पेड़ पौधे से पाट दिया है। साधु जज साहब को जादुई सोने के सिक्के और रमाकांत के अपने गांव के प्रति प्यार और समर्पण की कहानी सुनाता है। यह सुनकर जज साहब के आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने कहा, रमाकांत, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अत्यंत ही महान कार्य किया है। यह डिबरी जंगल भले ही सरकार की हो, पर उस पर सबसे ज्यादा अधिकार तुम्हारा ही है। जाओ अब से इस डिबरी जंगल के केवल सेवक ही नहीं, बल्कि मालिक बनकर जीवन व्यतीत करो। रमाकांत और रजनी यह सुन खुशी से झूम उठते हैं और लालची व्यापारी हुकुम सिंह और उसके दोस्त हाथ मलते रह जाते हैं।